गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चेतना आज आपके लिए बीआरएफ का जो हमने फर्स्ट यूनिट में ही देखा था, फर्स्ट यूनिट में बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम बीआरएफ का सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने अनुबंध और ठहराव की परिभाषा, अनुबंध के प्रकार ये देखे हैं। अब हमने जितनी भी विशेषताएं देखी थी अनुबंध की, उसके एक एक पॉइंट को अलग अलग चैप्टर के रूप में डिटेल्स में देखेंगे। हम सबको पता है कि कोई भी अनुबंध तभी पूरा होता है जब वो पहले प्रस्ताव हो, मतलब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने प्रस्ताव रखेगा तभी वो अनुबंध पूरा होगा, अदरवाइज तो वो नहीं होगा, है ना। तो अनुबंध होने के लिए प्रस्ताव या ऑफर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, ऑफर होना आवश्यक है, राइट। तो क्या होता है प्रस्ताव या क्या होता है ऑफर, पहले हम वो देख लें। तो धारा 2A मैंने पहले ही बताया था, ये लॉ का सब्जेक्ट है और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सेक्शन के हिसाब से, सारे सेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ आपको याद रखने चाहिए। तो प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है। आप सिंपल सी भाषा में सोचिए कि प्रस्ताव क्या है। तो थोड़ा सा परिभाषा लॉ की भाषा के हिसाब से देखिए कि यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार, रिमेंबर आप पक्षकार शब्द यूज़ करेंगे, है ना। यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने किसी काम को करने या न करने की इच्छा प्रकट करता है, रिमेंबर ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके सामने इस बात का प्रस्ताव रखूं कि आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे। मैं आपको किसी काम से रोकने का प्रस्ताव भी रख सकती हूँ कि मेरी दुकान के सामने भैया तुम अपनी दुकान मत खोलना, ठीक है। तो प्रस्ताव किसी कार्य को करवाने के लिए ही हो यह आवश्यक नहीं है, किसी कार्य को न करने के लिए भी वो हो सकता है, ठीक है। तो यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने किसी कार्य को करने या न करने समझ नहीं आ रहा तो रोकने की इच्छा प्रकट करता है, ठीक है। एब्सटेनिंग वर्ड लिखा है इंग्लिश में, ताकि वो अन्य पक्षकार, एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के सामने रखा ताकि अन्य पक्षकार उसके सामने, अन्य पक्षकार फिर रिप्लाई देगा ना, ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा, फिर अन्य पक्षकार कौन हो गया बी। अब बी उसके सामने उस काम को करने या न करने की अपनी स्वीकृति देगा, है ना, मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इस स्थिति में हम यह मानेंगे कि पहले पक्षकार, मतलब कौन, हमारा ए, उसने दूसरे पक्षकार के सामने प्रस्ताव रखा है, राइट। फिर से देख लीजिए परिभाषा, अगर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने किसी काम को करने या न करने की इच्छा प्रकट करता है ताकि वो अन्य पक्षकार उसके सामने उस काम को करने या न करने की अपनी स्वीकृति दे सके, तो हम ये मानेंगे कि पहले पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के सामने प्रस्ताव रखा है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या क्या वैधानिक नियम हैं या क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो कल क्लास में भी मैंने कुछ डिस्कस किया था, अब आप उसके नियम देख लीजिए। पहला नियम है कि प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है, स्पष्ट भी हो सकता है, गर्भित भी हो सकता है। याद कीजिए, स्पष्ट अनुबंध किसे कहा था हमने, ऐसे अनुबंध जो लिखित या मौखिक रूप में होंगे वो स्पष्ट है। तो मैं लिख के या बोल के बता सकती हूँ कि भाई मुझे अपनी कार बेचनी है, आप खरीदेंगे क्या। और दूसरा गर्भित हो सकता है, गर्भित का मतलब हमने बताया था कि ऐसे अनुबंध या ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो क्या हैं, आचरण से प्रस्तुत करें। हमने बोला था आप बस स्टॉप पे खड़े हैं बस का वेट करते हुए, तो वो क्या हो सकता है, गर्भित है ना। तो आप प्रस्ताव स्पष्ट रूप में भी दे सकते हैं या गर्भित रूप में अपने आचरण से भी प्रकट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड है प्रस्ताव विशेष या सामान्य हो सकता है, आपको उसको डील करना है ना, इसमें थोड़ा सा उसकी डीलिंग आपको लिखनी है। मैं एक क्लास ले रही हूँ अभी, आपको नोट्स तो इतने ही प्रोवाइड करा रही हूँ। प्रस्ताव विशेष या सामान्य हो सकता है, ठीक है। प्रस्ताव जो होता है वो या तो विशेष भी होगा या सामान्य। अब विशेष या सामान्य का मतलब समझ लें, ऐसे प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति विशेष को दिए जाएं, मैंने अगर मिस्टर एक्स को ही वो प्रस्ताव दिया है तो वो क्या प्रस्ताव होगा, विशेष प्रस्ताव। और अगर मैं जन सामान्य में सबको दूं, पूरी पब्लिक को सबको दूं कि एनी बडी कैन परचेज, कोई भी मेरी कार खरीद ले, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सामान्य प्रस्ताव, ठीक है। अब प्रस्ताव वाला चैप्टर इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैप्टर में ना आप लोगों को कुछ केस लॉ है, मैंने पहले ही बताया ये आपका लॉ का सब्जेक्ट है, कानून है ना। तो कुछ केस लॉ हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। ऐसे ही अब केस क्या होते हैं, कोर्ट में जो केस होते हैं दो पक्षकारों के बीच होते हैं, है ना। आप उसमें एक्स और वाई नहीं लिख सकते, पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप ये केस याद रखें। तो इस वाला जो नियम है, प्रस्ताव सामान्य या विशेष हो सकता है, इसके अंदर एक बहुत फेमस केस है
कार्लिल, एक्चुअली ये मिसेस कार्लिल है, लेडी थी ये, तो मिसेस कार्लिल वर्सेस मतलब दो लोगों के बीच में केस है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बोलते हो ना, वैसे मिसेस कार्लिल वर्सेस, किसी को वर्सेस नहीं समझ आ रहा होगा तो बनाम लिख दीजिएगा भाई, ठीक है, वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, ठीक है। और आज मुझे किसी बच्चे ने बोला है कि मैडम आपका ये हिलता रहता है तो हमें समझ नहीं आता, इसके कारण मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा स्टिल रखूँ, लेकिन अगर मैं हिलाऊंगी नहीं तो मैं आपको ऊपर की बातें दिखा नहीं सकूँगी, ठीक है। जो नियमों में बंद की चीज़ हो वो क्लास में लेती ही नहीं। मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, ठीक है, ये एक केस था। इस केस में क्या हुआ था कि एक कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी थी, राइट, ऐसा ही लिखना है आपको एग्ज़ाम में कि कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी थी। इसने एक दवाई बनाई और उन्होंने पेपर में एडवर्टीज़मेंट के रूप में लिख दिया कि कोई भी उस दवाई को यदि खाएगा तो उसे ज़िंदगी भर कभी भी इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा या वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसको सर्दी नहीं होगी, ठीक है। उस बात पे विश्वास करके मिसेस कार्लिल ने उस दवाई को यूज़ कर लिया, ठीक है, इसने यूज़ कर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो बीमार पड़ गई। अब उसने मिसेस का ऐसा ही लिखना है आपको डीलिंग में, मैं वापस बोल रही हूँ, मिसेस कार्लिल ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। तो बताइए मिसेस कार्लिल ने वो केस जीता होगा कि हारा होगा? कंपनी ने ये कहा कि भाई ये तो हमने सिर्फ एक एडवर्टीज़मेंट दी थी या ऐसे ही बात बोल दी थी, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि ये एक सामान्य प्रस्ताव था जिसे कोई भी स्वीकार करता, और कंपनी ने बोला था और सामान्य प्रस्ताव के अंतर्गत मिसेस कार्लिल ने उसे स्वीकार किया, और अगर अब आपकी बात पूरी नहीं हो रही तो अब आप उसे हट जाना दीजिए। तो इसका मतलब मिसेस कार्लिल ये केस जीत गई और उनको इतनी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो ये सामान्य और विशेष प्रस्ताव में ये केस है, ठीक। फिर अगली विशेषता है कि प्रस्ताव का उद्देश्य किसी वैधानिक कार्य को करवाना है। निश्चित रूप से प्रस्ताव ये थोड़े ना कि चल यार आज मैं मॉल जाऊंगा तू भी आ जाना, और मैं पहुंच गई और आप नहीं पहुंचे तो आप मेरे ऊपर केस करोगे। नो, हम अनुबंध अधिनियम में जो प्रस्ताव की बात करेंगे, हम ऐसे प्रस्ताव को शामिल करेंगे जिसमें कोई वैधानिक या लीगल काम हो सकता है, ठीक है। इसमें भी एक छोटा सा केस लॉ है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, दिख रहा है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस, ठीक है। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में क्या था, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। हस्बैंड जो है वो बाहर कहीं जॉब के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने वाइफ को ये बोला कि अगर मैं वहाँ कुछ समय तक रहूँगा तो तुम्हें इतने डॉलर भेजते रहूँगा राशि। जनरल बोली ना उसने बात, लेकिन मिस्टर बेल्फोर जो थे वो ये चीज़ पैसे भेजना भूल गए, तो मिसेस बेल्फोर ने उनके ऊपर केस किया। कोर्ट ने ये माना कि ये जो मिस्टर बेल्फोर ने बात बोली थी, इसका ये एक सामान्य बात थी। सामान्य बात, जैसे अपने दोस्तों से आप 10 ठोक सामान्य बात करते हो तो उसके बाद दोस्त आपके ऊपर केस नहीं करता ना, तो ये बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में उसकी जो वाइफ ने केस किया, उसमें कोर्ट ने माना कि ये एक वैधानिक उद्देश्य के लिए उसने ये बात नहीं बोली थी, उसने बहुत जनरली ये बात कही थी, सामान्य रूप से कही हुई बात को हम प्रस्ताव नहीं मानेंगे, ठीक है, ओके। फिर ये कल ही हमने डिस्कस किया था कि प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो भी प्रस्ताव है उसमें सारी शर्तें, नियम, कब होना चाहिए, कितने समय तक होना है, क्या राशि है, कब तक आपको सामान लेना है, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, सब बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर योगेश आप भी क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो प्लीज़ आप अगर इसका इंग्लिश में नोट्स चाहेंगे तो मैं आपको इंग्लिश में नोट्स भेज दूंगी, लेकिन अभी आप प्लीज़ समझते जाइए। योगेश चेलक, मेरे ख्याल से अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो मैं नोट्स बोल रही हूँ, है ना, तो इंग्लिश मीडियम बच्चा है। फिर सेकेंड है कि प्रस्ताव तथा प्रस्ताव का आमंत्रण अलग होते हैं। ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर आर डिफरेंट। प्रस्ताव अलग होता है और प्रस्ताव का आमंत्रण अलग होता है। अब आप सोचेंगे कि प्रस्ताव का आमंत्रण क्या आ गया नया। प्रस्ताव का आमंत्रण मतलब कई बार आप देखिए, कई बार आप शॉप्स में जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, तो बाहर बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए कि आप आकर्षित हों। अगर मॉल में जाएंगे तो वो मैनीक्विन या पुतले खड़े होते हैं ना, बहुत सारे अच्छी अच्छी ड्रेसें पहनी रहती हैं उन्होंने, ठीक है, आप लोग को आकर्षित करने के लिए बहुत से सामान सजे रहते हैं, ठीक है, वो है प्रस्ताव का आमंत्रण। तो अगर कोई बाहर अच्छी सी ड्रेस लगी हुई है या कोई चीज़ें सजी हुई हैं दिवाली वगैरह का समय में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दुकानदार आपको वो वाली चीज़ बेचने के लिए बाध्य है। प्रस्ताव की चीज़ को वो बेचने के लिए बाध्य है, लेकिन प्रस्ताव के आमंत्रण के लिए बेचेगा तो बहुत अच्छी बात है, उसी का फ़ायदा है, लेकिन वो उसके लिए मना कर सकता है। वो बोल सकता है कि नहीं भाई, ये मेरी अपनी शॉप में रखने, सजाने या आमंत्रण, आप लोगों को आमंत्रित करने के लिए उसने वो चीज़ें रखी है,
तो इसीलिए हम लिखते हैं कि प्रस्ताव तथा प्रस्ताव का आमंत्रण अलग होते हैं। ठीक, फिर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है पॉइंट, और इसका पॉइंट है प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। प्रस्ताव का कम्युनिकेशन, मतलब मैं अगर आपको कुछ प्रस्ताव दे रही हूँ तो वो प्रस्ताव आप तक पहुँचना आवश्यक है। अगर आप तक प्रस्ताव पहुँचेगा ही नहीं तो आप उसे प्रस्ताव बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसमें भी एक केस लॉ है, और केस लॉ का नाम है लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त। ठीक, इस केस को भी आपको एग्जाम में डील करना है, और बाकायदा ये क्वेश्चन जो प्रस्ताव वाला है कई बार लीडिंग केस के साथ लिख के आता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये लीडिंग केस याद भी रखने हैं और डिटेल भी डालनी है। लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त वाले केस में क्या हुआ था कि जो गौरी दत्त थे, मतलब एक जो भी पक्षकार थे, उनका भांजा या भतीजा लिख दीजिएगा एग्जाम गया, उनके घर का कोई बच्चा खो गया था, गुम गया था। ठीक है, तो लालमन शुक्ल जो थे उनके घर में एक मुनीम अकाउंटेंट का काम करते थे, और जो गौरी दत्त थे उन्होंने उनको सब लोगों को भेजा अपने यहाँ के कर्मचारियों की कि जाइए भाई हमारे यहाँ के बच्चे को ढूंढ के लाइए, है ना। बच्चे लोग इधर उधर हो जाते थे, पुराने ज़माने की घटना है। ठीक है, तो गौरी दत्त जो है लालमन शुक्ल जो है उसको ढूंढने के लिए गए, जैसे सभी गए वो भी गए। अब लालमन शुक्ल को वो जो बच्चा है वो हरिद्वार में मिल गया। ठीक है, कहीं पे भी मिल गया, और मिलने के बाद लालमन शुक्ल ने, जब वो लालमन शुक्ल उसको ढूंढने के लिए गए हुए थे उस बच्चे को, तो पीछे से गौरी दत्त ने अनाउंस कर दिया कि जो भी उस बच्चे को ढूंढ के लाएगा वो उसको 1000 रुपये का इनाम देंगे। उन्होंने अनाउंस किया। अब जब लालमन शुक्ल वापस आए और उन्होंने बच्चे को हैंडओवर किया गौरी दत्त को, तो उन्होंने बोला, मतलब लालमन शुक्ल ने पैसे की डिमांड की कि भैया मैं आपके यहाँ का बच्चा गुम गया था, उसको लेके आया हूँ, मुझे वो बच्चे को हैंडओवर कीजिए, मतलब पैसा भी दीजिए इनाम के रूप में। तो बताइए कि क्या लालमन शुक्ल को वो पैसा मिलना चाहिए था? तो आंसर है नो, क्योंकि लालमन शुक्ल जब उस बच्चे को ढूंढने के लिए गए थे तब तक प्रस्ताव का संवहन हुआ नहीं था, है ना। प्रस्ताव का संवहन हुआ नहीं था, प्रस्ताव का संवहन उसके बाद हुआ है, पहले नहीं हुआ। ठीक है, प्रस्ताव का संवहन उसके बाद हुआ है। तो आपके प्रस्ताव का संवहन पहले होना चाहिए और उसके आधार पर आप कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कार्य करेंगे। ठीक है, अगर आप पहले उस काम को नहीं करेंगे, आप उसके बाद ही उस काम को करेंगे और फिर उसको आप हैंडओवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। ठीक है, फिर है प्रस्ताव और विज्ञापन अलग होते हैं। ये सिंपल सी बात है कि प्रस्ताव अलग चीज़ है और पेपर में आने वाली एडवर्टीज़मेंट अलग है। हर एडवर्टीज़मेंट जो पेपर में आपको मिलेगी वो ऑफ़र नहीं होती। ठीक है, और अगर आप बहुत ध्यान से पेपर पढ़ते भी होंगे और विज्ञापन देखते होंगे तो उसमें लिखा भी रहता है कि ये इसकी शर्तें अलग हैं, लिखा रहता है, कभी बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर है प्रस्ताव स्वीकार करने की निश्चित अवधि होती है। जैसे मैंने बताया था कि कॉलेज में भी आपके लिए एडमिशन का फॉर्म निकला है, तो उसके स्वीकार करने की निश्चित अवधि होती है ना, कि कभी भी आप एडमिशन लेते रहो, ऐसा नहीं होता है ना। फिर अगला पॉइंट है कि अन्य पक्षकार की स्वीकृति से पहले, मतलब मैंने अगर आपको ऑफ़र दिया, ठीक है, आज मैंने ऑफ़र दिया कि मेरी कार खरीदेंगे क्या, आपने उसको स्वीकार नहीं किया है, कार की बात स्वीकार करने की बात नहीं की है, लेकिन उसके पहले मैंने अपना मन बदल लिया कि नहीं यार मुझे नहीं बेचना। ठीक है, तो अन्य पक्षकार की स्वीकृति से पहले आप प्रस्ताव को समाप्त कर सकते हैं। आप समाप्त कर सकते हैं कि नहीं ये प्रस्ताव मुझे नहीं चाहिए, है ना, मैं कैंसिल कर रही हूँ, मुझे अपनी गाड़ी नहीं बेचनी है। ठीक है, और लास्ट है कि प्रस्ताव में अवैधानिक शर्तें होनी चाहिए क्या? नहीं ना, कोई भी इलीगल कंडीशंस शामिल नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव में अवैधानिक शर्तें शामिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये क्वेश्चन पूरा तैयार करके रखेंगे कि प्रस्ताव क्या है और प्रस्ताव की क्या क्या विशेषताएं हैं। और इंग्लिश मीडियम बच्चे, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैंने इसमें एक्चुअली में ये नोट्स में डालना रह गया है, लेकिन मैं आपको पूरा इसका नोट्स या PDF क्लिक करके भेज दूँगी। योगेश ही है मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम, तो योगेश आप इस वीडियो को देख के समझ लीजिएगा और फिर आपको इसके नोट्स में क्लिक करके वापस भेज दूँगी। थैंक यू, प्लीज़ पढ़ते रहिए, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।